किसी नहीं, भी झारखंड से जो आपको खबरें आ रही हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वहां तो लड़कियों से शादी कर रहे हैं बांग्लादेशी आकर, और जी फिर वहां पर उनकी जमीनों पे एक तरह से उनको मिल रहा है कब्जा। तो ये तो सरकारी जमीन है, अवैध कब्जे जब कर रहे हैं, मतलब तो खरीदने की तो इनकी ताकत होती नहीं है, तो झुग्गियां सबसे बसाते हैं, और झुग्गियां भी फॉरेस्ट एरिया के पास होती हैं या फिर सरकारी जमीन पर होती हैं। नहीं, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जितने ये सस्पेक्टेड हैं इनका बायोमेट्रिक्स करके और इनको एक शक के घेरे में रख के इनका तो पूरा हम्म। वेरिफिकेशन करवा लिया जाए। ठीक है। हम्म। अब ये कल को अगर सपोज वहां से भाग भी जाते हैं और इनका अगर बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड है आपके पास में, तो ये कहीं पर भी हाँ। होंगे, वहां पर इनको डिटेक्ट करना और फिर फर्दर इनको अप्रीहेंड करना जो है वो इजी हो जाएगा। जी। लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर हम ये ही ना समझें कि हमारे पास में प्रॉब्लम है, तो उसका तो हाँ। नेक्स्ट स्टेप ही नहीं हो सकता है। तो हम्म। स्टेट गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उनको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है। ये तो ऐसा हो गया ना कि अगर आपको हेड आप बोलो हमें हेडेक ही नहीं है, तो आपको कौन दवाई देगा? तो ये तो हम्म। किसी ना किसी को तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है। अब ये एकेडमिक्स जब तक इसको बोलते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, स्टेट बिल्कुल। गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं होगा इसका। ठीक है। हम्म। जब तक वो वहां पर वो किसी ना किसी तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो हेल्प कर रहे होंगे, वो उनका वोट हम्म। बैंक है। और अगर वही पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो मर्जी कर लीजिए, जहां दिल्ली से बैठे हुए चिल्लाते रहिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पर। वो आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सपोर्ट के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। तो जी। ये एक आप कह सकते हो कि हमारे फेडरल सिस्टम का एक कुछ ग्रे एरिया है जिसमें जी। जिसको एड्रेस करना जरूरी है। जब तक आप इसको नेशनल सिक्योरिटी के साथ में जो हम्म। जोड़ के नहीं देखेंगे, हम्म। तब तक ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होगी। अगर ये वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी कि भाई ये हमारा वोट्स हैं, और हम्म। उसके बाद में कई बार आ जाता है जी, देखिए 100 लोगों का वेरी, फिर आपके एनजीओ भी एक्टिव हो जाते हैं। बहुत से एनजीओ हैं जो एकदम खड़े हो हम्म। जाएंगे, आपके हाथ ही बांध देंगे, आपके तो अगेंस्ट में उनको कोर्ट केस फंडिंग हो कहाँ से जाएगा। होती है ऐसे एनजीओज को जो इनको सपोर्ट करते हैं? उसको भी अब देखना ये चाहिए जो देखिए, ये तो अब। एक बहुत बड़ा विषय है इसको, ये बहुत बड़ा जी। विषय है। इसके ऊपर आप कभी और डिटेल में कभी बात करेंगे तो शायद कुछ चीजें समझ में आएंगी। जो लोग फंडिंग को देखते हैं या जो इनको ट्रैक करते हैं, वो आपको बता पाएंगे कि जी। कैसे कैसे ये चल रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये कुछ एक ऑब्स्टेकल्स हैं जो हम्म। कि मतलब सिंसियरली अगर कोई काम करना भी चाहे, उसके लिए इतना हम्म। आसान नहीं रह गया है ये इनको वो करने का। जी। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं, तो यहाँ अब शायद वोटर आईडी कार्ड कहाँ से इशू हो रहा है, और आधार कार्ड कैसे बन रहा है इनका, या इनको पासपोर्ट कैसे इशू हो रहा है, उन सब की और वो टाउट्स की तह तक जाने की जरूरत है। यस। नहीं, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर डॉक्यूमेंट्स के कोई भी इलीगल इमिग्रेंट जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। हमको जी। उस चीज के ऊपर ही स्ट्राइक करना पड़ेगा और इतना मुश्किल बना देना पड़ेगा। हम्म। और दूसरा, जो ऑफिशियल इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, उनके हम्म। अगेंस्ट में भी एक्शन होना चाहिए। वो हम कभी नहीं जी। लेते हैं। आज तक मुझे हम्म। याद नहीं है कि किसी के अगेंस्ट में कोई एक्शन हुआ हो कि इसने गलत डॉक्यूमेंट बना के किसी को दे दिया, और वो क्योंकि हाँ। वो अब फॉर वट एवर रीजन, लेकिन उनके अगेंस्ट हम्म। में एक्शन नहीं होता है। तो बॉर्डर के ऊपर तो एक सिपाही अगर पकड़ा जाता है, उसकी फेंस अगर काट दी जाती है, तो उसके अगेंस्ट में हाँ। स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। उसको क्वार्टर गार्ड दी जाती है, वो बेचारा जो है उसकी नौकरी खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर सपोर्ट कर रहा है, और हम उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन ना लें, तो ये तो बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है। पहले हम अपने सिस्टम को ठीक करें, हम अपने सिस्टम को ठीक करें, अपने आप ये इलीगल इमिग्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा, अभी क्या हो गया है कि क्योंकि हम्म। ये पहले तो ठीक है, बॉर्डर के थ्रू जो है वो क्रॉस करते रहे होंगे, क्योंकि फेंसिंग हम्म। नहीं थी, वाइड गैप से हमारी फोर्स की स्ट्रेंथ भी जो है वो कम थी। बीओपी से बीओपी तक का बहुत बड़ा गैप हुआ करता था। लेकिन अब क्या है कि आपकी ट्रेन आ रही है बांग्लादेश से इंडिया में, इंडिया से बांग्लादेश, मैत्री एक्सप्रेस के हम्म। नाम से बसें आ रही हैं, लोग जो है वो ट्रीटमेंट के नाम से आ रहे हैं। जो मेरा एक मेरी जो इंफॉर्मेशन है,
88% बांग्लादेशी बाई रोड बाई लैंड जो है वो इंडिया में एंटर करते हैं, 12% बाई एयर आते हैं फॉर वट एवर रीजन। कोई बिजनेस के लिए आ रहा है, कोई ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए आ रहा है, कुछ ना कुछ रीजन तो उसको देना पड़ेगा, तभी उसको वीजा मिलेगा। लेकिन कितने लोग वापस जा रहे हैं, ये एक अपने आप में स्टडी करने का विषय है। 15 से 16 लाख को अगर वीजा दिए जा रहे हैं साल में, सालाना। अब आप बताइए कि एक सिस्टम बना हुआ है जो कि दो देशों के बीच में सिस्टम है, उसी सिस्टम में का लोग फायदा अगर उठा के ओवरस्टे कर रहे हैं या वापस ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद में अगर उनको दूसरा डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो फिर उनको वो अपना पासपोर्ट फाड़ फूड़ के फेंक दो और यहाँ का इंडियन जो है वो डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए और फिर एक नॉर्मल इंडियन की तरह रहना शुरू कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें की एक बहुत डिटेल में स्टडी की आवश्यकता है और इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। हम काफी देर से इसको स्टडी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 1971 से, उससे पहले से ही चल रहा है। इलीगल इमिग्रेशन कोई नई चीज नहीं है, जब से 47 से इंडो पाकिस्तान बना है उससे पहले की रादर कह सकते हैं आप, 1905 में जब पार्टीशन हुआ था। अब आप इतनी हिस्ट्री में जाने लगेंगे तो बहुत से कारण जो है वो समझ में आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अभी एटलीस्ट जो हम अब हमारी टेक्नोलॉजी काफी हमें हेल्प कर रही है, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम्स काफी स्ट्रांग हो गए हैं, बॉर्डर कंट्रोल्स काफी स्ट्रांग हो गए हैं, इनको अगर हम करें कि इनमें क्या लूप होल्स हैं, इसका कैसे फायदा उठा रहे हैं, उसको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है तो वो करें। और कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश को भी एक मैसेज देना पड़ेगा, भाई आप डिनाई नहीं कर सकते। अब वो लीगल सिस्टम जो हमारे बीच दोनों के बीच में है उसी के हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लूप होल्स है जिसका फायदा उठा रहे हैं और लोग अभी भी आ रहे हैं। सर यहाँ पे मैं चाहूंगी कि मतलब हाँ, ये तो लीगल एस्पेक्ट है हालांकि, लेकिन इस पर चर्चा जरूर की जा सकती है कि भारत में अगर कोई अवैध घुसपैठिया आता है तो उस पर पेनल्टी नहीं लगती है, उसे में जेल में डाल के उससे कुछ काम नहीं कराया जाता है जैसे दूसरे देशों में होता है कि अगर पेनल्टी भी लगेगी, पैसा भी देना पड़ेगा और आपको काम भी करना पड़ेगा और आपको लोकल पॉपुलेशन से मिक्स भी नहीं होना है। मतलब आप बोझ नहीं बनेंगे हमारी इकोनॉमी पर कि आप आ गए तो हम आपको बैठ के खिलाएं और आप वहां डिटेंशन सेंटर में प्रोक्रिएट करें। नहीं, करना चाहें तो कर सकते हैं, ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते हैं। इसका मैं बताया ना, अभी जो सिस्टम है उसमें कितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। आपके लिए डिपोर्ट करना ही एक बहुत बड़ी समस्या है, हालांकि डिपोर्टेशन का पूरा प्रोसीजर है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा डिटेल्ड में प्रोसीजर बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोसीजर है। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि वो प्रोसीजर तो एक अपनी जगह के ऊपर है, उस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सी दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें जो हैं वो कहीं ना कहीं आप लगा लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इट्स नॉट ए प्रायोरिटी एरिया। मैं तो ये कहूंगा कि इट्स नॉट ए प्रायोरिटी एरिया फॉर मेनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके लिए ये प्रायोरिटी एरिया नहीं है। और क्योंकि ये एक अनप्रोडक्टिव सा काम उनको लगता है कि भाई इतनी मेहनत लगेगी, इसके लिए अलग से स्टाफ लगाया जाएगा, और ये सारा कुछ अगर सिंसियरली कोई करना चाहेगा तो तब जाके ये कोई एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करो और वो पूरा इसको दिक्कत वाली। देखिए यहाँ पर नेशनल बिल होगा, वहां पर सब पॉसिबल है। स्टेट अगर ठान ले तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आप कई दूसरे मुद्दों में देखते भी हैं कि जहां पर भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो स्ट्रांग हैं, दे मीन बिजनेस, वहां पर वो कर भी रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रायोरिटी एरिया नहीं है तो ठीक है, ये वो सोचते हैं ये नेशनल प्रॉब्लम है, और अगर देश सोचता है कि ये स्टेट की प्रॉब्लम है तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तो बहुत ज्यादा हमें प्रोग्रेस की आवश्यकता नहीं है। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत हो रहे हैं जी। हाँ, बांग्लादेश की तरफ से भी कोशिशें ये होती हैं कि क्योंकि उनके पास जगह नहीं है, उनका पॉपुलेशन 6.8 करोड़ थी 71 में, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेट भी हुए होंगे हिंदू, खास तौर पे वहां से जब वहां पर परसिक्यूशन हुआ होगा हिंदुओं का। उसके बाद अब जा करीब 18 करोड़ की आबादी छोटे से इलाके में, जो कि छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा बड़ा है बस। मतलब वहां जनसंख्या विस्फोट 3% से भी ज्यादा की ग्रोथ रेट वहां पॉपुलेशन की रही।
और दूसरी तरफ अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी हैं जिसमें दिखता है कि वहाँ की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि वहाँ की इतनी बड़ी संख्या में आबादी गायब है। कुछ रिसर्च पेपर ये जरूर बताते हैं। मैं 2004 के रिसर्च पेपर की बात कर रही हूँ जिसमें कि शरीफा बेगम की रिपोर्ट है, बांग्लादेश इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज ढाका की, कि किस तरह से करीब 3.5 मिलियन पीपल डिसअपियर्ड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बांग्लादेश तब ईस्ट पाकिस्तान था 1961 से 74 तक। तो ऑब्वियसली दे क्रॉस्ड ओवर टू इंडिया। तो अब वहां पर अगर जनसंख्या बांग्लादेश से डिसअपियर ही हुई है तो वो भारत आई है, ये साफ तौर पे एक तरह से जाहिर होता है, वहां की रिपोर्ट्स भी बताती है। और ये तो बहुत पुरानी 74 की का पीरियड लिया है। अगर 74 से लेके हम 2024 तक देखें तो शायद आंकड़ा और भी चौंकाने वाला हो सकता है। और जहां तक बांग्लादेश की जीडीपी की, पर कैपिटा जीडीपी की बात हुई थी कि वो थोड़ा सा बेहतर हो रही है, वो शायद इसलिए भी हो सकती है क्योंकि वो सारे तो भारत में घुस जाते हैं, जितने बढ़ते हैं उससे ज्यादा। तो तो मतलब हम पर कैपिटा जीडीपी जब निकालते हैं तो पॉपुलेशन से उसको डिवाइड करते हैं, तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था वहां की जनसंख्या। और अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके या पश्चिम बंगाल है, वहां जनसंख्या की दर जो बहुत तेजी से अचानक से बढ़ने लगी, तो वो डाउट क्रिएट करेगी कि ये अचानक से दिल्ली में इतना बड़ा कहां से जनसंख्या आ गई है, और दिल्ली की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या थी, या फिर जो अवैध कब्जों वाले इलाके हैं, ये कोई घर किराए पे लेके तो नहीं रहते, जाहिर तौर पर बहुत कम संख्या होगी। जो बड़े आसपास में देखूं तो बहुत झुग्गियां बहुत अचानक से बढ़ती चली गई पिछले 20 सालों में दिल्ली के कुछ इलाकों में। तो एक ये है कि अब 6.8 करोड़ से लेके 18 करोड़ की पॉपुलेशन, जिसमें से एक बहुत बड़ी संख्या में, और जिस तरह रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर एक पकड़ में आता है तो 4 डिसअपियर हो जाते हैं। तो अगर हम 2016 में ये बोल रहे हैं कि 2 करोड़, ऐसे हमारे पास इनपुट है कि 2 करोड़ बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में हो सकते हैं, तो हो सकता है कि वो कई गुना ज्यादा हो, उससे 4 गुना ज्यादा हो सकते हैं, 5 गुना ज्यादा भी हो सकते हैं। और 2000 की रिपोर्ट में तो 1.5 करोड़ की बात हुई थी, 2000 की जो रिपोर्ट की बात हो रही है। तो अब 24 तक तो ये तो मल्टीप्लाई भी बहुत फास्ट होते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, स्टडीज हो रखी हैं, फैक्ट्स भी सामने हैं, सारा कुछ है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये अभी की स्टडीज नहीं है, ये तो हर साल ही होती है। और बांग्लादेश में भी स्टडीज हो रखी हैं, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडमिट किया है कि उनके यहाँ से लोग जो हैं वो गए हैं यहाँ से। प्रॉब्लम इंडिया को भी पता है कि वो आए हुए हैं, बांग्लादेश को भी मालूम है कि वो गए हुए हैं, और वो वापस भी नहीं आने वाले हैं। बहुत कम है जो जाता है कभी कभी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, फिर वापस आ जाता है, क्योंकि वो समझता है कि हमारा सिस्टम इतना वो है कि उसके लिए आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। दे कैन इजिली क्रॉस ओवर एंड गो बैक एंड देन कम बैक टू इंडिया अगेन। बट अगेन मैं वही कह रहा हूं कि ये जब तक हम इसको मतलब एक तो नेशनल लेवल के ऊपर इसको नहीं समझेंगे कि ये इन द डेज टू कम, ये सिर्फ पॉपुलेशन नहीं आ रही है, पॉपुलेशन के साथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न एक होने को जा रहा है हमारे लिए। जिन लोगों की लॉयल्टी हमको पता नहीं है कि ये इंडिया के लिए लॉयल होंगे या नहीं होंगे, ऐसे लोग अगर हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और आप देखिएगा कि छोटे से छोटा काम जो है, मतलब एक किस्म से आप वो ये यहाँ पर आके वो गूगल मैप बन गए हैं। उनको हर गली का पता है, उनको ये पता है कि कौन कहाँ रहता है, उसका हाँ, हर एक घर का मालूम है, कौन क्या काम अंदर तक वो करता घुसे है। हैं, यस सफाई यस, पोछे का अंदर काम आके करते हैं। घुस गए हैं। और हाँ। हम अभी भी इसको अगर इग्नोर कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा तूफान है, जिसको हम अगर इग्नोर करेंगे तो फिर तूफान का हमको झेलना पड़ेगा कि उसका क्या इफेक्ट्स होंगे। और ये हम देख ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि तूफान के इंडिकेशंस नहीं है। आप देखिए अभी असम में जो है एक 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो उसका जो पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो चेंज हो गया है। अब इन द डेज टू कम वो पूरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो वहां पर शुरू हो जाएगा। एक बार पॉलिटिकल पावर आ गई उनके हाथ में तो उसके बाद में
आप समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ये देश जो है वो जाने के तैयार हो जाएगा। तो इसको मतलब मेरा तो यही कहना है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको एक पॉलिटिकल वोट बैंक ना दे के इसको सीरियसली स्टडी करें और ऐसे अफसर्स को लगाएं, ऐसी टीम बनाएं जो डेडिकेटेड है और पूरा एक उसका मेथोडोलॉजी के साथ में उसके ऊपर काम करें और एक डेटरेंट अगर क्रिएट हो जाएगा ना तो फिर ये इनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत हद तक रुक जाएगा। अभी तक तो डेटरेंट ही हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हमने सिर्फ डेटरेंट क्रिएट किया है बॉर्डर के ऊपर कि भाई फेंस लगा दी है, सर्वेलेंस सिस्टम्स लगा दिए हैं और इवन फायरिंग में लोग जो है वो मारे गए हैं। अब जब आप ऐसे उसका भी एक अपनी प्रॉब्लम है, अगर कहीं इनोसेंट लोगों के ऊपर फायरिंग हो जाती है, रात के वक्त कोई क्रॉस कर रहा है, यही पता नहीं होता है कि वो आर्म्ड है या अनआर्म्ड है, या जो आर्म्ड है वो फायर खोलता है और जब यहाँ से रिटेलिएशन में हम फायर बैक करते हैं तो जो हथियार वाला होता है वो तो भाग जाता है और कोई इनोसेंट आदमी उसमें मर जाता है। वो एक अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो हैं वो रिलेक्टेंट हो जाती हैं, भाई इनके अगेंस्ट में फायर खोलें या ना खोलें, मतलब बहुत सी दिक्कतें हैं जी। अब जो बॉर्डर सिक्योरिटी, हाँ बॉर्डर ग्रिड तो आपने स्ट्रांग कर दिया है, काफी हद तक स्ट्रांग हो गया है। मैं ये कहने को एडमिट करता हूं कि बहुत बीएसएफ ने काफी काम किया है इसके ऊपर। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट के साथ में फेंसिंग बनी है, फ्लड लाइट्स बनी है, लेकिन अभी भी बहुत से लूप होल्स हैं। बहुत से गांव जो हैं वो आपके अभी भी फेंस के आगे हैं, आप उनको वापस कहीं रिलोकेट नहीं कर सकते। असम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि जो भी गांव फेंस के आगे हैं उनको रिलोकेट किया जाए, पीछे लाया जाए, अभी तक नहीं हुए वो। अब आप बताइए कि आदेश को मतलब इम्प्लीमेंट करना लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, पॉलिटिकल इशू बन जाता है, एजिटेशन से स्टार्ट हो जाती हैं। ये तो हमारे ही लोग जो हैं वो शिफ्ट करने को तैयार नहीं है, तो जो बांग्लादेशीज आए हुए हैं वो तो और भी 100 बहाने लगाएंगे कि हम क्यों जाएं वापस, या हम क्या करेंगे, हमारा क्या दोष है, हम तो पूरे हिंदुस्तानी है। कोई ऐसे इतने आइडेंटिटी कार्ड्स आपको दिखा देंगे जितने आपके पास में भी नहीं होंगे अपने आप को इंडियन प्रूव करने के लिए। तो ये चीजें हैं, इसको एड्रेस करना बहुत सीरियस इशू है, ये बहुत सीरियस इशू है। लग भी रहा है लोगों को, प्रॉब्लम पता भी है, लेकिन सोल्यूशन के लिए एक वन हैज टू राइज अबव द दिस थिंग। और मेरे से हमारी लोगों को गुजारिश इस रहेगी समस्या कि की एनजीओ को भी कि आप इसको भी थोड़ा सा एक नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। जी हाँ, एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने चाहिए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कोई अवेयरनेस कैंपेन तो नहीं है कि भाई आप इनको मत दीजिए, आप सतर्क रहिए, कुछ ना कुछ अपने आप के ऊपर वेरीफाई कीजिए। लेकिन कौन करता है? जब चीप लेबर मिल जाती है आदमी आंखें बंद कर लेता है। कंस्ट्रक्शन वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आंखें बंद कर लेगा कि मेरे पास, उसको चीप लेबर मिल रही है, वो क्यों किसी को बताएगा कि मेरे पास में कौन लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमजोरी है जिसकी वजह से वो कामयाब हो रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, सक्सीड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं और अपना एक कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये हमेशा होता है जब भी किसी सोसाइटी के अंदर इंटरनल वीकनेसेस हैं, उसका फायदा दूसरे लोग उठाएंगे और वो यही जहां पर भी हो रहा है। जी, आप ये कह रहे थे कि इनको हर गली कूचे और एक तरह से ये कहें कि घर के कोने-कोने का पता है अब लोगों के, एक तरह से रेकी कर रहे हैं? क्यों नहीं पता होगा? वो गली-गली में घूम रहे हैं, आपके कपड़े कौन प्रेस कर रहा है ये आपको मालूम नहीं है, आपको सब्जी कौन बेच रहा है ये आपको मालूम नहीं है, आपके जूते कौन पॉलिश कर रहा है, आपकी कार कौन साफ कर रहा है, किसी को मालूम नहीं है कि ये कौन आदमी है, क्या नहीं है ये। हम सब लोग आंखें बूंदे बैठे हुए हैं। हम सोचते हैं हमने इसका जो है वो वेरीफाई करवा लिया है। वो वेरीफाई किस बेसिस के ऊपर? जो उसने डॉक्यूमेंट दे रखा है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ठीक है वेरिफिकेशन आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो एजेंसीज हैं, कुछ आजकल प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, वो लगी हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को रखें, लेकिन उनके पास में भी तो वही डॉक्यूमेंट होगा ना, आधार कार्ड रखेगा, पैन कार्ड रखेगा। तो वो डॉक्यूमेंट जब उनके पास में पूरे हैं, प्लेसमेंट एजेंसी कहती है इसमें दिक्कत क्या है, उसने तो दे दिया डॉक्यूमेंट, यही तो डॉक्यूमेंट है ना जो आपको भी, आप भी प्रोड्यूस करते हो, उसने भी प्रोड्यूस कर दिया है। तो जहां ये जो मैं इकोसिस्टम इसीलिए शुरू में बोला था, ये जो इकोसिस्टम को अगर आप स्ट्राइक नहीं करोगे और जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके अगेंस्ट में अगर एक्शन नहीं होगा
और ये वो मतलब देश की रक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई छोटा-मोटा नहीं है। और इसमें इवन अगर फोर्सेस के आदमी भी पाए जाते हैं, उनके अगेंस्ट में भी एक्शन होना चाहिए, होता भी है उनके अगेंस्ट में एक्शन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत से हैं जो निकल जाते हैं, क्योंकि डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो चलो हमारा तो एक सिस्टम है यहाँ पर कि जो लोग ऐसे होते हैं, और हमने तो ये है कि अकेला आदमी जो है वो ड्यूटी पे नहीं जाएगा। एक आज जहाँ पर उसने आज ड्यूटी करी है वहां पर कल नहीं जाएगा, उसको लास्ट मिनट तक पता नहीं होता है कि वो कहाँ पर उसकी ड्यूटी आएगी। ये सारे हमने मेजर तो लिए हुए हैं, जिसकी वजह से जी, मतलब कोशिश जी, ये है कि मिनिमाइज किया जाए कि कॉन्नाइवेंस जो है वो ना हो पाए। जी। लेकिन उसके बाद भी कई बार कुछ लोग जो है वो मिल जाते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी का हिस्सा है। वो सोचते हैं हुँ, कि जब भाई सब जगह चल रहा है तो मैं भी अपना 100-200 रुपया कमा लूं कहीं ना कहीं से। लेकिन उससे बड़ा सिस्टम वो तो सिर्फ परमिट करेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वाले जो लोग हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बना बना के इनको दे रहे हैं, उनको अगर हमने नहीं ये आइडेंटिफाई किया और एक्शन नहीं लिया, आप एक ही बांग्लादेशी को पकड़िए और ये प्रूव कर दीजिए कि इसका डॉक्यूमेंट गलत बना हुआ है, और उस ऑफिशियल को पकड़िए और फिर उसको हुँ, जेल में भेजिए और फिर उसको पब्लिसाइज कीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये डेटरेंट जब तक क्रिएट नहीं होगा ना, लोगों के लिए बड़ा आसान है। डॉक्यूमेंट बन गया जी, हुँ, कोई नहीं, गलती हो गई जी। अब ये गलती हो गई, लोग माफ कर देते हैं उसको। ऐसे ही चल रहा है हुँ। ये। तो उससे तो काम नहीं चलेगा, ये एड्रेस नहीं हो पाएगी प्रॉब्लम। मतलब वी हैव टू बी रियली वेरी सीरियस अबाउट इट, वेरी वेरी सीरियस। अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ये एडमिट कर रहा है, रिपोर्ट में आ रहा है, पार्लियामेंट तक ये अगर एडमिट हो गया है, और फिर भी हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है वो मतलब उसके ऊपर सवाल उठते हैं, भाई ये क्यों नहीं हुआ ये। तो यहाँ पर लगता है कि कुछ ना कुछ तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना या स्टडी के बेसिस के ऊपर कह देना जी इतने लोग आ गए हैं और ये हुँ, सारा कुछ है, वो तो एंड नहीं हुआ ना। वो तो प्रॉब्लम को हुँ। आपने तो मतलब 10% ऑफ द प्रॉब्लम हुई। असली 90% ऑफ द प्रॉब्लम तो ये है कि उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए, उनको बुक कीजिए, उनको डिपोर्ट कीजिए बांग्लादेश में जहाँ से भी वो लोग आए हुए हैं। तो ये बिल्कुल सारी चीजें अवैध हैं। कब जी, अवैध कब्ज़ों को हटाना में के ज़रिए भी हो सकता है काफ़ी हद तक इनको हटाया जा सके क्योंकि ये आते हैं तो रहते तो वही हैं, जंगल के आस-पास, नदी के आस-पास और सारी वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं, जो शायद भारतीय जो मूल हम्म, निवासी हैं, वो भी नहीं उठाते, उन सब का ये फ़ायदा उठाते हैं वेलफेयर स्कीम्स का। इसके अलावा हमारी नदियों को गंदा करना, हमारे जंगलों पे कब्ज़ा करना चाहे अवैध कब्ज़े से झुग्गियों को फैलाना और लगातार फिर पानी की मैं अगर बात करूँ तो पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इनकी झुग्गियों में पानी कहाँ से जाता है? टैंकर्स कहाँ-कहाँ से जा रहा है? मतलब वो जो मूल आता निवासी हैं उनका है। पानी, उनकी सड़क, उनके सरकारी अस्पतालों पर बोझ बनना, जो टैक्स पेयर्स का भारत का पैसा है, वो वेलफेयर स्कीम्स में खर्च हो रहा है, वो ये ले रहे हैं। मतलब अगर एक बहुत बड़ी संख्या में यानी करोड़ में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में मौजूद हैं, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम, सरकारी एजुकेशन सिस्टम, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे वाटर और गंदगी, नदियों को गंदा करना क्योंकि वो जो सीवेज बह के नदियों में जाएगा। मतलब तमाम तरह की इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरनमेंटल और सबसे बड़ी सिक्योरिटी, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ये बिल्कुल है। देखिए आपके रिसोर्सेज के ऊपर उनका इक्वली वो अपना हक उनको। लेकिन समस्या ये है कि जो आप झुग्गियां कह रहे हो, हुँ, वो आप झुग्गी में बांग्लादेशीज आप इमेजिन कर रहे हो हुँ, कि वो बांग्लादेशीज हैं। हाँ। लेकिन जो लोग इनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो ये देख के कर रहे हैं कि ये तो इंडियंस हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो आपके लिए वो बांग्लादेशी है, लेकिन जो उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, ये सुविधाएं दे रहा है, उनके लिए तो वो इंडियंस हैं, और वो हुँ, ज्यादा लॉयल इंडियंस हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप चाहोगे वो उस प्रकार से उनको वोट भी देगा, और जब उनको सुविधा मिलेगी तो वो उसी हिसाब से काम करेगा। तो ये सिर्फ कह देने से कि ये बांग्लादेशियों की झुग्गियां हैं वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके सबके पास में हुँ, डॉक्यूमेंट्स इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं। हुँ, हम देखते हैं सारा कुछ है, भाई ये तो बांग्लादेशी लग रहे हैं। आप भेजिए किसी पुलिस वाले को, बोलेगा भाई ये सब लोगों अपना अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए,
सबके पास में आधार कार्ड है, उनके पास में, सबके पास में वोटर आई कार्ड है, सबके पास में पैन कार्ड भी होगा, सबके पास में, कईयों के पास में पासपोर्ट भी होगा। अब जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद में अगर आप एक्शन लेने लगोगे तो पुलिस वाले के अगेंस्ट में एक्शन हो जाएगा। भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुमको इनका प्रूव करने के लिए? ठीक है, आपके कुछ नेता ही घुसाएंगे उसके अंदर, कुछ एनजीओ आ जाएंगी, वो पुलिस वालों के अगेंस्ट में धरने स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई देखिए ये नाजायज जो है वो तंग किया जा रहा है इनोसेंट लोगों को। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है नेक्सस है। ये नेक्सस है। ये एक तरफ तो आप प्रॉब्लम को तो समझ रहे हो, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सभी का कोऑपरेशन नहीं है, सभी का कोऑपरेशन नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम ही रहेगी और ये बढ़ती जाएगी। इसमें कहीं पर आपको ज्यादा सक्सेस जो है वो मिलने के चांस नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर टास्क फोर्स बने, इसको जिसमें स्टेट वाले भी शामिल हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हों, इसको एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो समझा जाए। हम बॉर्डर के ऊपर छोटी सी समस्या को लेके पूरा देश जो है वो हल्ला करना शुरू कर देता है, लेकिन इसको लेके कोई हल्ला नहीं करता है, क्योंकि हम सब समझते हैं कि ये दूसरे की समस्या है। मेरे घर में तो डोमेस्टिक हेल्प भी आ रही है, मेरी कार भी साफ हो रही है, मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, और ये तो बांग्लादेशी नहीं है। मैंने तो औपचारिकता के तौर पर इसका आई कार्ड भी चेक कर लिया, इसके डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लिए, ये तो शरीफ आदमी है। तो कहाँ से ये सॉल्व हो पाएगा? ये मतलब मुश्किल है, मेरा कहने का इम्पॉसिबल नहीं। जी बिल्कुल, मैं कई बार ये सोचती हूँ कि क्या पूरा मालदा खाली हो गया है, क्या पूरा कूच बिहार खाली हो गया है? नहीं, कोई खाली क्योंकि नहीं इतनी बड़ी संख्या में जब आ रहे हो, वहाँ की डेमोग्राफी क्या थी, वहाँ का ग्रोथ रेट क्या था, ये सब क्यों क्रॉस चेक करना, टेक्नोलॉजी एआई के जमाने में हम जी रहे हैं, तो क्या ये क्रॉस चेक करना इतना मुश्किल है? खैर स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑपरेशन ये देखिए ना, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे तो टेक्नोलॉजी से ही तो बने हैं जी। इसको भी उन्होंने बीट कर दिया है, तो फिर आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ इसमें मदद कर रही है? तो वही है, एक तरह से वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी आपकी इन्वॉल्व आवाज करना पड़ेगा। जी नहीं, वो बीच में कोई फोन आ गया था, तो वो जब तक नहीं होगा, देखिए मैं कह रहा था कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारे के सारे अब टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर ही बन रहे हैं। आपका पूरा बायोमेट्रिक्स उनके पास में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी तो कोई बहुत ज्यादा, मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें भी उन्होंने रास्ता निकाल लिया है कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे, जब हेल्प करने वाला रेडी है, टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला अगर करप्शन में इन्वॉल्व हो गया, उसने अपना कैरेक्टर जो है वो मार दिया, तो क्या कर लोगे आप? टेक्नोलॉजी क्या करेगी? जी, तो समस्या की जड़ टाउट्स हैं, एजेंट्स हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो इनके आई कार्ड बना रहे हैं, वोटर आई कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, इनके पासपोर्ट बना के दे रहे हैं, और वो एजेंट्स, वो चेन शायद ब्रेक करने की जरूरत है। क्योंकि अब मैं सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल सिक्योरिटी से जुड़ा है वो आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार ये भी देखा जाता है, और अब जब जब सरकार बदलती है बांग्लादेश में, जब बीएनपी आती है या जब मिलिट्री का ज्यादा जोर होता है वहां पर, तो देखा जाता है कि घुसपैठ ज्यादा होती है, हॉस्टाइल माहौल ज्यादा होता है। तो ऐसे में अब क्या ये जो बांग्लादेशी भारत में मौजूद हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं भारत की जनता के खिलाफ? देखिए, ऐसा है कि होस्टाइल एटमॉस्फेयर जरूर हो सकता है, लेकिन घुसपैठ अवामी लीग के टाइम पर कम थी और बीएनपी के टाइम पर ज्यादा हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि कौन से पीरियड में ज्यादा हुई है। जी। इतना जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जरूर चेंज होता है जब गवर्नमेंट चेंज होती है, पर मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूं, क्योंकि हम लोगों का जो कोऑपरेशन है बांग्लादेश के साथ में, कोई फील्ड बचा होगा जिसमें जॉइंट टास्क फोर्सेस नहीं हैं, जिनके ऊपर जॉइंट मीटिंग्स नहीं होती हैं,
चाहे रिवर्स का इशू ले लीजिए, कनेक्टिविटी का इशू ले लीजिए, बॉर्डर मैनेजमेंट का इशू ले लीजिए, डिफेंस का इशू ले लीजिए, आप मैरीटाइम का इशू ले लीजिए, जो भी है सबके ऊपर मतलब इस हद तक बढ़ गया है कि अभी शायद कोई भी डिस्पेंसेशन बांग्लादेश में आएगा। आपकी दूसरा आवाज चली ये, गई। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि हमारे इतने अभी कोऑपरेशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इतना बढ़ गया है कि इट्स लाइक इंटरडिपेंडेंट हैं अभी। मतलब बांग्लादेश के पास में भी कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और इंडिया भी रियलाइज करता है कि कोऑपरेशन के साथ में ही आगे बढ़ा जा सकता है, एक पॉजिटिव माहौल को लेके आगे बढ़ा जा सकता है। और पिछले 10-15 सालों में इसमें काफी तरक्की जो है वो देखने को भी मिली है, जिसमें सबसे बड़ा जो मैं कह सकता हूं कि जो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स थे बांग्लादेश के अंदर बेस्ड थे, जिन्होंने कैंप्स बना के रखे हुए थे जी, उनके अगेंस्ट में प्रीवियस गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रांग एक्शन लिया है। और अगर आप आज देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ग्रेट एक्सटेंट तक इंसर्जेंसी के ऊपर काबू पाया गया है, तो उसमें बांग्लादेश के अंदर जो कैंप्स थे उनको डिसमेंटल करना और जो लीडर्स जहां के वहां बैठे हुए थे उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना, ये बड़ा फैक्टर रहा है। आज आप असम देखते हैं कि बिल्कुल ही टोटली शांत हो गया है, नागालैंड टोटली शांत हो गया है, मेघालय जो है वो टोटली शांत हो गया है, त्रिपुरा जो है वो टोटली शांत हो गया है, मणिपुर जो है वो काफी शांत हो गया था। 1 साल के वो इंसर्जेंसी से लेके नहीं है जो अभी मणिपुर में चल रहा है, लेकिन उसमें उसका प्रीवियस गवर्नमेंट का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। और लेकिन इसमें अब मैं तो वो कहूंगा कि आतंकवादी हाँ, वहां से छोड़े जा रहे हैं, अब जेलों से। अब आतंकवादी छोड़े जा रहे हैं, वो उसके लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, बॉर्डर गार्डिंग एजेंसीज को अलर्ट रहना पड़ेगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज को अलर्ट रहना पड़ेगा। बयान देना एक बात है, वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए वो बयान दे सकते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए वहां पर बयान दे सकते हैं। एक्शन करना जो है वो दूसरी बात है। एक्शन करने के लिए उनको उनको अगर यहाँ का जो इकोसिस्टम है, फॉर एग्जांपल जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो आ रखे हैं और वो उनको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, कोई स्लीपर सेल्स हैं जो उनको हेल्प करने के लिए, ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, तो वो एक इशू है, अभी है। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो फुली अलाइव हैं। हमारा जो हाई कमीशन है वहां पर वो इस चीज से पूरा सतर्क है और जो भी इसके लिए जो मेजर्स लेने हैं वो ले रहे होंगे। यहाँ तक एजेंसीज अपने काम में कहीं कोई वो नहीं रखती, पर फिर भी मतलब कहीं ना कहीं ये एक इशू है जिसका इफेक्ट जो है अभी थोड़े दिनों के बाद अभी देखने को मिलेगा। अभी शायद इट विल बी टू अर्ली के क्योंकि अभी तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बीएनपी की गवर्नमेंट है या किसकी गवर्नमेंट है। अभी तो वैसे ही जो है एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ चला हुआ है। अभी उनको पहले अपने आप को स्टेबलाइज करना है, सब कुछ करना है, अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करना, ये उनके लिए एक बड़ा इशू है। अगर अभी से ये सारा कुछ शुरू हो जाएगा तो एक मैसेज जो है वो अच्छा नहीं जाएगा, बांग्लादेश के लिए भी ये अच्छी चीज नहीं होगी। जब तक देखिए इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इनसे डील किया जा सकता है। हमारे लिए प्रॉब्लम होती है जब इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे पाकिस्तान में है। यहाँ का पूरा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एंटी इंडिया एजेंडा को लेकर चल रहा है। बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया एजेंडा था उसके ऊपर काफी हद तक कंट्रोल पाया गया। अब वो पिछली ये सरकार अपने में। आप को, हाँ, अवामी लीग की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काफी हाँ। एक्शन लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हम एक्नॉलेज भी करते हैं और हमने ग्राउंड के ऊपर भी देखा है, बहुत फर्क पड़ा है लेकिन अब उनके स्थितियां बहुत एटीट्यूड में। बदल चुकी हैं वहां। बदली हैं स्थितियां बदली हैं, लेकिन जो एक आप कह सकते हो लोगों की एस्पिरेशंस भी बदली है। पब्लिक को जब एक अच्छा एक माहौल देखने को मिलता है और वो एक अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं। अभी मतलब छोटी सी एग्जांपल ही दे देता हूँ कि बहुत से बांग्लादेशी जो हैं वो ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आते हैं। अगर माहौल वहां का खराब होता है और हम इस चीज के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं,
कि भाई ठीक है, आप अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो हम वीजा जो है वो कम कर देंगे, हम आपको वीजा नहीं इशू करेंगे। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी वहां की गवर्नमेंट के लिए। तो ये नहीं है कि इट्स वन साइडेड अफेयर है, मतलब हमारे पास में बहुत लीवरेज है उनको करने के लिए। उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, वो आते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रेड जो है वो बहुत से चीजों के ऊपर वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिया काफी चीजों के लिए बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये दोनों गवर्नमेंट जो है वो रियलाइज करती हैं। तो मेरे जी। ख्याल से जो भी अभी गवर्नमेंट आएगी, अगर वो इन रेडिकल एलिमेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी और एंटी इंडिया एजेंडा कैरी ऑन रहेगा, तो फिर उनको काफी दिक्कत जो है वो महसूस करनी पड़ेगी। इंटरनल प्रेशर ही बहुत आने की मुझे उम्मीद है कि इंटरनल प्रेशर हमको, देखिए हमारे रिलेशन जो है वो बांग्लादेश की पब्लिक के साथ में है, पब्लिक एट लार्ज वो क्या चाहती है। रेडिकल वो एलिमेंट्स तो तो इतने बड़े इवन प्रीवियस, देखिए रेडिकल एलिमेंट्स या फंडामेंटलिस्ट प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम पर भी नहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन हो, वो तो हमेशा से ही नहीं चाहेंगे। लेकिन पब्लिक एट लार्ज चाहती है कि इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन हो, इक्वल टर्म्स के ऊपर रिलेशन हो। अब ये जो फंडामेंटलिस्ट अभी जो जिनको थोड़ी सी हवा मिल रही है, स्पेस मिल रही है ऑपरेट करने के लिए, ये अब देखने वाला होगा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहां पर वो कितना इनके अगेंस्ट में एक्शन लेती है। क्योंकि वहां के जितने भी फंडामेंटलिस्ट हैं उनको एक ही मुद्दा है कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करना। उसको अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके इम्प्लीकेशंस और रिpercussions उस गवर्नमेंट को भुगतने पड़ेंगे, जो मेरे ख्याल से उनके लिए ठीक नहीं होंगे, बांग्लादेश की पब्लिक के लिए ठीक नहीं होंगे।